हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नीट केमिस्ट्री क्रैक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का 7th वीडियो है, राइट। इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बोर्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन एक भी करेंगे, सो दैट यू गेट आइडिया कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की नीट में, बिकॉज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर का या फिर क्वांटम केमिस्ट्री का। फ्यूचर में ये बनता है वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, राइट। देखिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनसे हमें पता चलता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम, राइट। इनसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं, राइट। बट ये कैलकुलेट हम कर पाते हैं फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, राइट। जिन पे रेडिएशन का असर नहीं रहता। जब रेडिएशन उन पे स्ट्राइक करती है तो उन पे कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं रहता, वो एब्जॉर्ब कर लेते, उससे उनके मोमेंटम पे, उनकी पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आता, राइट। ये तो हो गए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करने की कोशिश करें, राइट, एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करने की कोशिश करें, या फिर एक प्रोटॉन पे अप्लाई करने की कोशिश करें, या फिर एक न्यूट्रॉन पे अप्लाई करने की कोशिश करें, तब हम देखते हैं कि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं। ये अप्लाई नहीं रहते, बिकॉज ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि एनर्जी के साथ, जो कि रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट। एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब अगर ये एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी का इफेक्ट इन पे रहेगा, राइट। तो फिर अगर हम फॉर एग्जांपल दो कॉन्सेप्ट्स लेते हैं यहां पर, अगर हम एक बॉल को थ्रो कर लेते हैं, वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगी, राइट। लेकिन अगर हम उसी बरक्स एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो करते हैं, राइट, हमें ये पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जिस चीज से हम इसको थ्रो करेंगे वो तो एनर्जी होगी, और वो एनर्जी जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस एब्जॉर्बेंस के बाद ये क्या करेगा, वी डू नॉट नो अबाउट दैट, उसका हमें पता नहीं रहता। इस बॉल के लिए तो हम किसी भी पॉइंट पे इसकी मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी, या फिर इसका मोमेंटम और इसकी पोजीशन, दोनों ही चीजें मालूम कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये पॉसिबल नहीं रहता, राइट। वो क्यों नहीं रहता वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। देखिए, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहते। वहां पर काम आते हैं हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअली एक तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, और एप्लीकेबल होता है ऑन मैक्रो पार्टिकल्स भी, क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। लेकिन क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स में वो वैल्यूज उनके इतने कम होते हैं एनर्जी के साथ इंटरेक्शन की वजह से, दैट क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स में न्यूटन्स लॉज से काम चल जाता है। वो ऑलमोस्ट प्रिसिशन ही हम कहेंगे उसको, बिकॉज 0.00032 टाइम्स 0 देन 1, इस मीटर से अगर कोई चेंज हो रही है तो फिजिकल वर्ल्ड में उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दैट इज वाई, फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी की पोजिशन की एक्यूरेसी निकालनी है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हमें 100% ही एक्यूरेट मिलेगा, या फिर प्लस 0.00036 टाइम्स 0 देन 1, इतना परसेंट एरर होगा, राइट। और ये एरर रियल वर्ल्ड में किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन ले लें जो कि ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, और उसमें हम देख लें कि पोजीशन का एरर, तो वो पोजीशन का एरर सिग्निफिकेंट हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपैरिजन में। जब वो पोजीशन में एरर सिग्निफिकेंट हो जाता है, दैट इज वाई हम वहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं कर पाते। वो एरर जो है हमें कैलकुलेट करना होता है, और वहां पर काम आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या फिर क्वांटम फिजिक्स, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। अब क्वांटम मैकेनिक्स का ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, राइट। देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, दोनों चीजें, दैट इज एक्स, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, साइमल्टेनियसली इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, विद 100% प्रिसिशन, राइट।
विद 100% प्रिसिशन, विद 100% प्रिसिशन। 100% प्रिसिशन के साथ ये दोनों चीजें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका प्रिसिशन इंक्रीज कर देते हैं तो फिर इसकी एक्यूरेसी अगर आप इंक्रीज कर देते हैं पोजीशन की, तो फिर मोमेंटम की एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप मोमेंटम की एक्यूरेसी इंक्रीज कर लेते हैं मेजरमेंट की, तो फिर इसके पोजीशन की एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक वेव, वो एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो एक सॉरी अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक्चुअली में उस इलेक्ट्रॉन का, उस इलेक्ट्रॉन की हम वेवलेंथ, इस एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से क्या होता है कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली वेव्स हैं, जो कि हमने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में पढ़ा। उनकी दो फॉर्म्स है, एक तो है वेव, एक तो है पार्टिकल। यहाँ पर मैंने पार्टिकल बनाया तो यहाँ पर पार्टिकल लिख देता हूँ, और उसी का इक्विवेलेंट होता है दूसरी उसकी वेव, राइट, उसकी वेव। तो ये दो फॉर्म्स है हर एक ऑब्जेक्ट की। अब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, अब जो जिनका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज लैम्डा हमने पढ़ा था इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हमने पढ़ा था यूजिंग डी ब्रॉय वेवलेंथ, राइट। अब जिनका वेव मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, राइट। तो फिर दैट इज वाई जो आप बड़े ऑब्जेक्ट देखते हैं, न्यूटन्स क्लासिकल ऑब्जेक्ट देखते हैं, उनकी वेवलेंथ आपको नहीं दिखती, राइट। जब आपको उनकी वेवलेंथ नहीं दिखती, तो फिजिकल वर्ल्ड में उसका कोई स्कोप नहीं रहता। सॉरी फॉर माई वॉइस की, बिकॉज मैं बीमार हूँ। तो फिर हाँ, अब हम देखते हैं, लेकिन जो स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियस रहता है, एक एटम रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है, तो उनमें हम देखते हैं, उनमें जो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम और ये वेवलेंथ, ये ऐसा हो जाता है कि ये वेवलेंथ जो है उनके साइज के कंपेरेबल आ जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वेव, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसी नहीं रहेगा, ये एक्चुअली एक वेव की फॉर्म में होगा, राइट, इस तरह से, राइट। तो ये एक वेव की फॉर्म में होगा। एज पर दिस क्लासिकल फिजिक्स, एज पर दिस क्वांटम फिजिक्स, जो बड़े ऑब्जेक्ट है जैसे कि एक कार है, वो भी एक वेव की फॉर्म में होती है, लेकिन वो एक वेव की फॉर्म में हमें क्यों नहीं दिखती? बिकॉज उस वेव की वेवलेंथ बहुत 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 ज्यादा छोटी है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻36 मीटर्स, राइट, 10⁻⁻36 मीटर्स। इस ऑर्डर की वेवलेंथ को हम आंखों से नहीं देख पाते, दैट्स व्हाई हमें वो खाली एक पार्टिकल दिखता है, वो उसकी वेव, उसका वेव नेचर नहीं दिखता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत छोटा है, चूंकि बहुत छोटा है, तो फिर ये साइज के, इसके हिसाब से जो वेवलेंथ का वैल्यू है वो इसके साइज के कंपेरेबल आ जाता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन हमें एज पार्टिकल भी दिखता है कभी कभी, और दैट्स वाई कभी कभी एज वेव भी दिखता है, राइट। तो फिर हम इसको कहते हैं, इसका वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, राइट, वो हम देखेंगे आगे। अब चूंकि इसमें वेव नेचर है, आपने देख लिया, तो फिर इस वेव की एक प्रॉपर्टी है, ये वेव जो है एक पॉइंट पे नहीं लोकेटेड होती, वेव होती है स्प्रेड ओवर ए स्पेस, राइट। आप नहीं कह सकते इस पॉइंट पे एक वेव है, आप देखेंगे पूरे स्पेस में, जब क्रस्ट एंड ट्रफ्स आपको दिखाई देंगे, तब आप कहेंगे एक स्पेस, एक वेव है, राइट। तो ये आपको ख्याल में रखना होगा। अब देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्पेस लेता हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। मैं क्या करता हूं, मुझे पता है इसकी पोजीशन क्या है, मुझे पता है इसकी पोजीशन क्या है। अब मैं इसको डिटेक्ट करने के लिए एक लाइट डाल देता हूं, एक एनर्जी डाल देता हूं, राइट। लेकिन जो ही ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट को देखेगा, ये एब्जॉर्ब, जो ही ये इस पे पड़ेगी, ये एब्जॉर्ब करेगा इसको, और इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा, राइट। अब तो मुझे पोजीशन का पता चल गया, मुझे पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, लेकिन इसका मोमेंटम जो है वो सडनली चेंज हो गया, राइट। इसका मोमेंटम जो है वो सडनली चेंज हो गया। अब इसके मोमेंटम की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, राइट। इन द सेम वे अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चल रहा है विद सर्टेन मोमेंटम मीन्स उसकी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ चल रहा है, राइट। बिकॉज मोमेंटम इससे आता है, राइट, लैम्डा से आता है, राइट। तो मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ चल रहा है। तो फिर हम उस वेवलेंथ के साथ ये नहीं कह सकते कि इसकी पोजीशन एक्यूरेटली क्या है। हमें समझना होगा कि वो पोजीशन जो है वो स्प्रेड हुई होगी ओवर द स्पेस, बिकॉज वो एक वेवलेंथ है जो स्प्रेड हुई होगी ओवर द स्पेस, एंड दैट इज वाई हमें उसके पोजीशन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा, दो हमें उसके मोमेंटम का
वैल्यू पता चल चुका है, और मोमेंटम का वैल्यू हमें किससे पता चला, उसकी वेवलेंथ से, राइट। सो ये दो चीजें उसने कही। अब इसका फॉर्मूला क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? इसका फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है दैट डेल एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, उसके लिए कैलकुलेशन की उसने, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है उसकी डेरिवेशन, हमें सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, उसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। देखिए वो होती है डेल एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और डेल पी दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये होती है एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के। एच अपॉन 4 पाई क्या है? ये एक स्मॉल नंबर है, ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, राइट। देखिए क्या होता है, अगर हमें पता है कि इसकी प्रिसेशन यानी कि इसकी अनसर्टेनिटी कम है, अगर ये वैल्यू कम है, अगर डेल एक्स कम है तो फिर डेल पी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है 100, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है 100, और ये बना है दो नंबर्स के प्रोडक्ट से, फॉर एग्जांपल 4 एंड 25, राइट। अगर मैं 4 की जगह यहां पर कोई और हायर वैल्यू ले लेता हूं, राइट, तो फिर मैं कहूंगा यहां पर मैंने लिया 10, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रखने के लिए, 100 ही रखने के लिए हमें 25 को क्या करना होगा, 25 डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इसको अगर हमने इंक्रीज किया तो 25 डिक्रीज हो जाएगा, हमें 25 की जगह यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से अगर इसकी अनसर्टेनिटी, अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि उस वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, तो मोमेंटम जो है उसकी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो बहुत ज्यादा अनसर्टन हो जाता है, हमें नहीं पता चल पाता कि मोमेंटम क्या है, राइट। अब हम देखते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए व्हाट एक्चुअली इट इज, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक डस्ट पार्टिकल है, एक डस्ट पार्टिकल है जिसका जो मास है, मास इक्वल टू है उसका 10⁻⁻⁻11 ग्राम के, राइट। इसकी वेलोसिटी, इसका डायमीटर जो है वो उसने दे रखा है, डायमीटर जो है वो उसने दे रखा है इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर्स, राइट। और इसने जो है इसकी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। ये इसकी वेलोसिटी है। और वो ये भी कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो है, या फिर एरर है, अनसर्टेनिटी या फिर एरर हम कहेंगे इसको, 0.1% है, 0.1% है। तो हमें बताना होगा इसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी है, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है, राइट। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए मैंने आपको बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो क्या कहता है? वो कहता है डेल एक्स डॉट डेल पी दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के, राइट, h अपॉन 4 पाई के। अब यहां पर x जो है उसका वैल्यू आता है डेल एक्स, वो हमें निकालना है, राइट, इनटू डेल पी को हम लिख सकते हैं m डेल v, मास इंटू चेंज, मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। मास अगर कांस्टेंट तो हमें अनसर्टेनिटी किस में एक्चुअली ये इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी में, राइट। तो फिर हम इस वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी को हम लिख सकते हैं ऐसे, m डेल v इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, राइट। अब मास इसने दे रखा है 10⁻⁻11 ग्राम्स, राइट। यहाँ पर डेल एक्स ऐसे ही लिख के रखते हैं, राइट। डेल एक्स डॉट, या फिर डॉट की जगह यहाँ पर इंटू भी लिखे, ऐसे भी चलेगा, राइट, इंटू डेल वी। देखिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वो कितनी है, वो है 0.1%, राइट। 0.1% किसका? इसका, राइट। तो हम लिखेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻⁻⁴, ये होगी डेल वी, राइट, डेल वी का वैल्यू, राइट। तो यहां पर ये आ जाएगा, ये तो कट गया, ये बन गया 10⁻⁻⁵
और ये हो गया इसके साथ 10⁻⁻⁷, राइट। होप यू अंडरस्टैंड दैट। आप कैलकुलेशन समझ पा रहे होंगे, इंटू 10⁻⁻⁷ यहाँ पे आएगा। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अब h/4π का वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना होगा, दैट h जो है वो आपको जूल पर सेकंड में नहीं लेना है, दैट इज जूल पर सेकंड में अगर आप लेंगे तो वो आएगा 6.61 इंटू 10⁻⁻34। लेकिन चूंकि यहाँ पर SI में नहीं दे रखा है, उसने सेंटीमीटर्स में दे रखा है, दैट इज आपको इसका वैल्यू दूसरा लेना होगा, विच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻27, ताकि आप सेंटीमीटर्स में इसको कन्वर्ट कर सके, राइट। बिकॉज इसका वरना ये इस यूनिट होगा जूल पर सेकंड, ये SI यूनिट है, SI यूनिट में नहीं दे रखा है इसने, दैट्स आपको ये वाली वैल्यू लेनी होगी, राइट। और यहाँ पर 4π का वैल्यू डाल दीजिए, डेल एक्स आपको आ जाएगा जब आप इन दोनों चीजों को यहाँ ले जाएंगे, राइट। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता के रख देता हूँ, वो आएगा फाइनली 5.27 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से आपको पता चल गई दैट अगर देखिए, अगर आपके पास इतना डिग्री एरर है, या फिर आपके पास अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है 10⁻⁻7 पर 10⁻⁻7 मीटर्स, सॉरी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, तो फिर आपके पास पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 5.27 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर्स, राइट। ये इस तरह से चलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब क्या हो सकता है, कभी इसकी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो गई तो इसकी अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो गई कभी तो इसकी अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये अकॉर्डिंगली चलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अलावा इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनता है। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू यही है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये याद रखना होगा दैट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि हम साइमल्टेनियसली किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों ही साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर हमने इसको ज्यादा प्रिसिशन के साथ मेजर किया तो इसमें कम प्रिसिशन होगा, और अगर हमने इसको कम प्रिसिशन के साथ मेजर किया तो इसमें ज्यादा प्रिसिशन होगा, राइट। ये अकॉर्डिंगली चीजें चलती है। Hope you understand that. Make sure to subscribe to the channel Neat Chemistry Cracks in order to get more videos like this. Thank you for watching.